Hello students, today we are going to study our new chapter lesson 6 lithosphere and landform. It's a part of geography. ओके सो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का संरचना या पृथ्वी की संरचना कैसी है, व्हाट इज़ रॉक, व्हाट आर इट्स टाइप, चट्टानें क्या होती हैं और इसके टाइप्स कैसे कितने हैं, व्हाट आर मेन फॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के और मेन फॉर्म्स क्या क्या हैं, व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस विच चेंज लैंड फॉर्म्स। तो इतने सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट। The origin of the earth dated back to 400 billion years, and since then many changes have occurred. About 29% of the earth is surrounded by lithosphere, while 71% by hydrosphere. So आज हम देखेंगे कि लगभग जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है या जो मानी गई है वो लगभग 400 करोड़ साल पहले मानी गई है कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, और जो जहाँ पर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन तब से लेकर अभी तक समय समय पर होते आए हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 29% जो पृथ्वी का जो या अर्थ का जो 29% एरिया जो है वो किससे कवर्ड है, भूभाग है, मतलब लैंड फॉर्म में है, और बाकी जो जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जबकि जो 79% रिमेनिंग 79% जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं। एंड अब बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर, दस द मेन स्पीयर्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर। ओके सो ये जो दोनों ही जो एरिया है वो दो, एक हवा की परत से कवर्ड है, वायु की परत से एक लेयर से कवर्ड है, इसलिए इसके 3 भाग कहे गए हैं, जिनमें हम पहला बोलते हैं लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, भूभाग जहाँ होता है, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल जहाँ पानी होता है, और एटमॉस्फीयर वायुमंडल मतलब जो ऊपर की ओर है। द लिथोस्फीयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर बहुत ही मुख्य भाग है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वॉज लाइव इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो सभी जगह एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। देयर आर बिग माउंटेन रेंजेस, माइटी रिवर्स एंड वैलीज, एंड इन सम प्लेसेस एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेट्यू। जैसे कि कहीं कहीं पर तो माउंटेन है, पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं बड़ा बड़ा प्लेट्यू मतलब पठार है, और कहीं कहीं पर बड़े बड़े मैदान हैं। ओके सो चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की पर समय समय पर जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की सतह या इसे हम धरातल भी बोल सकते हैं। ओके बोथ द okay there are two types of changes which are seen on the surface, sudden changes और slow changes। हमें यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर 2 तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं। एक होते हैं आकस्मिक चेंजेस, मतलब सडनली अचानक से आने वाले परिवर्तन है ना, और दिस वन, और दूसरे होते हैं स्लो, जो कई वर्षों तक धीमी धीमी गति से वो बदलते रहते हैं, है ना। तो दोनों ही जो ये टाइप्स हैं, बट बोथ ऑफ द चैलेंजेस आर कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये दोनों ही तरह के जो परिवर्तन हैं वो पृथ्वी में इंटरनल मीन्स आंतरिक रूप से ज़मीन के अंदर जो क्रियाएं चलती रहती हैं, और बाहर जो क्रियाएं चलती रहती हैं, 2 तरह से इनमें परिवर्तन होता है। इंटरनल जैसे वोल्केनो इरप्शन, देखिए वोल्केनो इरप्शन, earthquake that bring about sudden changes are internal forces। ठीक है, ये इंटरनल फोर्सेस है जो अर्थक्वेक का मतलब भूकंप का आना, और वोल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी का फटना, ये जो प्रक्रिया है ये पृथ्वी के अंदर चलती रहती है प्रक्रिया, और जब ये फूटता है या भूकंप आता है तो ये अचानक से आने वाला परिवर्तन है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 तरह के चेंजेस होते हैं, एक सडन चेंजेस और एक स्लो चेंजेस। तो ये एक सडन चेंजेस है, लेकिन पृथ्वी के
अंदर ये कई समय तक ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चलती रहती है। वाइल एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फोर्स सच एज रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स, दे ऑल चेंजेस द सरफेस स्लोली। इसके अलावा जो कुछ और आंतरिक परिवर्तन के अलावा कुछ बाह्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे नदियों का जल बह रहा है, हवाएं चल रही हैं, और समुद्र में जो लहरें उठती हैं, तो टाइड्स आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये बाह्य पृथ्वी पर होती है और ये प्राकृतिक रूप से चलती रहती है और धरातल पर परिवर्तन कर देती है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पैरा पर। इसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल शेप ऑफ अर्थ या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। द लेयर बिलो द अर्थ इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो सदा से ही एक मिस्ट्री मीन्स रहस्य रहा है, और हम मनुष्य इसको जानने के लिए सदा ही उत्सुक भी रहे हैं। और पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ जो है या जो भूविज्ञान जो है उसके बारे में आज भी हमारी जो नॉलेज है वो काफ़ी कम ही मानी गई है, सीमित है। जैसे कि the scientists have made several efforts to explore the structure of the earth by digging mines, volcanoes and earthquake waves etc. वैज्ञानिकों ने तरह तरह से तरीके अपनाए हैं, जैसे डिगिंग माइंस मीन्स खदानों की खुदाई करना, और ज्वालामुखी इरप्शन जो ज्वालामुखी का फूटना, या जो भूकंप में तरंगों के साथ जो भूकंप आता है उनको जानने का प्रयास करना। द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव पुट देयर लॉजिक, इमेजिनेशंस एंड व्यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन टू 3 पार्ट्स। तो समय समय पर जो साइंटिस्ट हैं और जो भूगोल विज्ञानी हैं वो अपने अपने मत या विचारधारा या कल्पना रखते हैं, और उनके अनुसार पृथ्वी के या अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज क्रस्ट ऑफ अर्थ और आउटर लेयर, मतलब पृथ्वी का क्रस्ट या आउटर लेयर। दूसरा है मेंटल, और तीसरा है नीफे और कोर। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी स्लाइड की तरफ ले जा रही हूँ, आप इसमें देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है नीफे है। ठीक है, ये आपकी आउटर लेयर है, और फिर ये आपकी मिडिल लेयर है। ठीक है, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आउटर लेयर आप बुक में देखिए और मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। मतलब जो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है अर्थ का, इसको ही लिथोस्फीयर कहा जा रहा है। क्या है ये? लिथोस्फीयर है ना। ये जो आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है लिथोस्फीयर। ठीक है, द लिविंग थिंग्स लिव्स ऑन दिस पार्ट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इस आउटर लेयर पर भी रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। दिस लिथोस्फीयर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, जितने भी इंक्लूडिंग एशिया, और हम कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी समुद्र हैं, सब इसी लेयर पर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फीयर। दिस स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स। इट्स विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर। ठीक है, इस लिथोस्फीयर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 10 to 70 किलोमीटर है। कहीं पर 10 किलोमीटर है तो कहीं 70 किलोमीटर तक भी है। और ये जो इस पर एक जो भाग है, इस पर जो छोटे छोटे पोरस, मतलब जिनमें छिद्र हैं, से बना हुआ है
इसकी जो ऊपरी सतह है वो रॉक्स, जो पोरस रॉक्स मतलब जो छिद्रयुक्त तो जो चट्टानें हैं उनसे बनी हुई हैं। और इसके अलावा कंटिन्यूस इट द अपर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड सियाल। ठीक है, लिथोस्फीयर की जो अपर लेयर है, देखिए लिथोस्फीयर की जो अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड सियाल। ओके, देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम मोस्टली इन दिस पार्ट। इस पार्ट में जो सिलिका एलिमेंट है और जो एल्यूमिनियम है उससे मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको सियाल नाम दिया है। सिलिका का यहाँ पर SI और एल्यूमिनियम का AL लगाया गया है। SI किसका है? सिलिका और AL एल्यूमिनियम, दैट्स वाई इज कॉलिंग सियाल। ओके, इन दिस पार्ट its average density is 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो ये सियाल है इसकी जो औसत जो डेंसिटी या जो घनत्व है वो 2.7 प्रति ग्राम प्रति घन मीटर है। और सियाल, ठीक है, अब इसके की जो नीचे की जो लेयर है, ठीक है, मैंने आपको बता दी सिया इट्स मेनली कंटेन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसकी जो द बिलो लेयर द सियाल इज कॉल्ड सीमा। इससे नीचे की जो लेयर है, मतलब सियाल से जो नीचे की लेयर है ये, इसको हम कह रहे हैं सीमा। क्या कह रहे हैं? सीमा। तो यहाँ SI मतलब है आपका सिलिकॉन और MA मतलब है यहाँ पर मैग्नीशियम, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सीमा। ओके, और ये जो है बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज लाइज मेंटल तक फैली हुई है ना। जो सीमा जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है? सियाल के नीचे की परत तो सीमा कहलाती है। ये मैग्नीशियम और सिलिकॉन से मिलकर के बनी होती है और इसकी जो डेप्थ है वो 70 to 29 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें जो कई सारे मिनरल्स हैं उनकी अधिक मात्रा पाई जाती है, लाइक ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन। इट्स अप्रॉक्सीमेटली डेंसिटी इज 2.9 to 47 इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नीफे। ठीक है, अब जो इससे भी अंदर की जो परत है दैट इज़ कॉल्ड नीफे। यहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटालिक कोर, और इसे मेटालिक कोर भी कहते हैं। धातु वाला क्रोड भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं। इसमें ज़्यादातर फेरियम आयरन और निखिल जो एलिमेंट है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आयरन फॉर Fe और निखिल फॉर Ni, तो इसलिए इसको नीफे कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटालिक कोर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निखिल। इट्स हैज़ हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी, इसका सबसे ज़्यादा वज़न और डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और दिस पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर टू 64 किलोमीटर लाइंग इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। इसकी जो गहराई है, जो डेंसिटी औसत जो घन भाग है जो, वो 29 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक अंदर तक फैला हुआ है। और जैसे जैसे द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज विथ डेप्थ, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, मतलब देखिए आपको मैं दोबारा बताती हूँ, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब जब यहाँ आएंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा आएगा, और जब यहाँ आएंगे तो टेम्परेचर और, जब बिल्कुल क्रूड सेंट्रल पार्ट होगा वहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। इट मीन्स जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता चला जाता है। द टेम्परेचर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर डेप्थ। देखिए हर 32 किलोमीटर की गहराई बढ़ने के साथ साथ, 32 मीटर्स की जब डेप्थ गहराई बढ़ जाती है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हाउएवर डिस्पाइट हाई प्रेशर इंटरनल रॉक्स एंड मेटल डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो ये इंटरनल भाग है, वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसके बावजूद जो वहाँ पे रॉक्स हैं और जो मेटल्स हैं वो पिघलती नहीं हैं। कैसी रहती हैं? सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, है
है ना, कैसी रहती हैं, सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। देखिए यहाँ आप बता रहे हैं ना, ये देखिए कि ये जो मेल्ट नहीं होती हैं, ये रिमेन सॉलिड रहती हैं। इट ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर, और ये इसका मुख्य कारण है जो बाहरी लेयर्स जो होती हैं, देखिए जैसे ये जो बाहरी लेयर्स है, ये फिर ये, इनका जो प्रेशर होता है, ये प्रक्रिया इसके कारण होती है। ठीक है, तो ये हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रॉक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, रॉक्स। रॉक्स मीन्स चट्टाने। ऑल द सब्सटेंस विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड रॉक्स। द वर्ड रॉक्स मीन्स हार्ड मटेरियल सच एज ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट मटेरियल लाइक सॉइल, बोथ गो इन द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। देखो भारत की जो धरातल की जो, या जो पृथ्वी का जो लेयर है, उसकी जो संरचना जो है, वो बनाने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, रॉक्स या चट्टाने कहलाते हैं। द वर्ड रॉक्स मीन्स द मटेरियल, इन जो भी ये पदार्थ हैं, ये जो चट्टाने कहलाते हैं, वो किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट की तरह कठोर होते हैं, तो हार्ड होते हैं, और मिट्टी की तरह सॉफ्ट होते हैं, और ये इसको बनाने में मदद करते हैं। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स हैं वो, उनका जो संगठन होता है वो एक या एक से अधिक मिनरल्स से मिलकर के बना हो सकता है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशन, और उनके बनने के आधार पर जो ये उनके चट्टानों के बनने के आधार पर इन्हें 3 प्रकार की या 3 टाइप की रॉक्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन सी रॉक्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक्स। दीज रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये इन जो जो इग्नियस रॉक है, इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय हॉट मोल्टन रॉक्स मटेरियल इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, और उनके अंदर जो कई सारा मटेरियल है, वो पिघल जाता है, और पिघलकर जब वो ठंडा होता है, तो उस तरीके से इन रॉक्स का जो ठंडा पदार्थ है वही इग्नियस रॉक है। व्हेन दिस मोल्टन मैटर कूल एंड हार्डन एंड द क्रस्ट इज फॉर्म अ रॉक नोन एज इग्नियस रॉक। मैंने आपको बताया कि जब ये पदार्थ पिघलता है और पिघलने के बाद जब ठंडा हो जाता है, तो उसी को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। व्हेन द मोल्टन मैटर कूल्स स्लोली इट्स फॉर्म इग्नियस रॉक्स नोन एज ग्रेनाइट। जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक ग्रेनाइट नामक एक ग्रेनाइट बनता है, और यही, और द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। समटाइम्स द मोल्टन मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम, और इसी ग्रेनाइट को हम बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। और कभी कभी ये जो गर्म पिघला पदार्थ जो है ऑफ अ होल और क्रैक्स इन द अर्थ सरफेस, किसी जो क्रस्ट है वो, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और ये जो पिघला हुआ पदार्थ जो है, जो मटेरियल जो है, वो बाहर आ जाता है उन दरारों में से। इन देन कूल्स क्विकली एंड फॉर्म अ रॉक नोन एज बेसाल्ट। और ये जैसे ही पृथ्वी पर बाहर आता है, ये तुरंत ही ठंडा हो जाता है, और फिर ये जम जाता है एक चट्टान में, और जिसको हम कहते हैं बेसाल्ट। इट इज़ डार्क कलर्ड, ये गहरे रंग का होता है। हार्ड एंड हैवी इग्नियस रॉक, ये कठोर और भारी इग्नियस रॉक्स होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन रोड, इनको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये इग्नियस रॉक्स हैं, और ये आपके आकर कैसे कैसे बन गई है, फ्लो हो रही है, वो सारा आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या पढ़ेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। The pebbles, tiny pieces of stone fossils which are being carried by water, air and snow, are stored in layer on land or under sea bottom. Such assembled substances are called sediments. These layers of sediments, when the under pressure and heat, hardens to form sedimentary or rocks with layer. ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये क्या होता है कि
ये पेबल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े जो होते हैं, कंकड़ पत्थर, नदियों के द्वारा या हिम के द्वारा या एयर के द्वारा ये इनको बहा के लाया जाता है। और ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म होते हैं, ये बहा कर लाए जाते हैं। और या तो ये विभिन्न परतों के रूप में समुद्र की तलहटी में भी जमा हो जाते हैं और दिखाई देते हैं हमें। सच असेंबल्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड सेडिमेंट। और इन जो इकट्ठा हुआ जो ये सेडिमेंट्स हैं, इनको जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, इसको हम सेडिमेंट कहते हैं। व्हेन अंडर प्रेशर एंड हीट हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट और रॉक्स इज लेयर। और जब यही जो सेडिमेंट्स है, ये जब गर्मी और इन पर जो प्रेशर पड़ता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये हार्ड हो जाते हैं और इस तरीके से इन्हें फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। द वाटर हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस इन देयर एग्जिस्टेंस, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर बॉर्न रॉक्स। इनके निर्माण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन में, इसलिए हम इसे वाटर बॉर्न रॉक्स भी कहते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन्स, क्ले, कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक्स। मतलब सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर जो होता है, और लाइमस्टोन चूना पत्थर, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, और कोल मीन्स कोयला, आर सब कुछ ये थोड़े से सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। दिस ऑल्सो कंटेन द रिमेन ऑफ एनिमल्स and vegetation. Around 80% upper layer of the earth is made up of sedimentary rocks. इनमें कुछ एनिमल्स और वनस्पति वेजिटेशंस के भी थोड़े से पार्ट्स होते हैं, रिमेन पार्टिकल्स होते हैं। और पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस है वो लगभग 80% भाग, जो अपर 80% जो लेयर है पृथ्वी का, वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। हियर इट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सो व्हेन द शेप, कलर and characteristic of igneous and sedimentary rocks due to internal heat and pressure completely gets changed, then these completely changed rocks are called metamorphic rocks. जब igneous rocks और sedimentary rocks पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो दोनों ही अपना फॉर्म जो है वो बदल देती हैं। और जो बदला हुआ ये फॉर्म है, इन दोनों ही रॉक्स का जो बदला हुआ फॉर्म है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मार्बल्स फ्रॉम लाइमस्टोन, क्वार्टराइज फ्रॉम सैंडस्टोन, स्लेट फ्रॉम क्ले, ग्रेफाइट एंड डायमंड फ्रॉम कोल आर मेड। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ग्रेनुअल्स। देखिए किस किस के बदलने से क्या क्या बनता है। जैसे मार्बल किससे मिल रहा है? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेशर और टेम्परेचर के कारण मार्बल में। और जो सैंडस्टोन है, जो बलुआ पत्थर है, वो क्वार्टराइज में चेंज हो जाता है। जो स्लेट है वो क्ले से बन जाती है। और जो ग्रेफाइट और डायमंड जो है, जो कोयला जो है, वो ग्रेफाइट और हीरे में बदल जाता है। और जो ये रॉक्स होती हैं बहुत ही हार्ड और ग्रेनुअल्स मीन्स रवेदार, ग्रेन्स छोटे छोटे ग्रेनुअल टाइप में होती है। द लैंडफॉर्म, अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने तीनों रॉक्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स। ठीक है, द लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ अर्थ or the surface or relief features of the earth are not uniform everywhere. Landforms keep on changing. The landforms as per formation process and unique characteristic can be classified into 3 categories like mountains, plateaus and plains. Okay, पृथ्वी पर अगर हम अर्थ पर देखें तो अलग अलग हमें अलग अलग शेप की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि सब जो धरातल पर एक जैसी अर्थ सरफेस पर एक जैसी नहीं है, और इनके बनावट के कारण इनके आकार में भिन्नता पाई जाती है। समय समय पर इनमें चेंजेस होते रहते हैं और इनके कारण इनको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब होता है पर्वत। माउंटेन इज अ मास ऑफ लैंड considerably
कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो माउंटेन्स होते हैं वो अपने आसपास के एरिया से ऊपर उठे हुए होते हैं, ऊंचे होते हैं। देर होते हैं ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स। हमारी अर्थ का लगभग 20% एरिया जो है वो माउंटेन्स से कवर्ड है। ओके और जो ये जो एरिया है इनका वो मोर देन 1000 मीटर्स अबव सी लेवल से लगभग 1000 मीटर्स ऊपर है। दे हैव नैरो और कॉनिकल पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स। जो ये हम पर्वतों की बात कर रहे हैं, इनका जो शीर्ष भाग होता है कभी कभी जो चौड़ा भी होता है, कभी कभी पीक की तरह, चोटी की तरह भी होता है, और जो इनकी जो स्लोप्स होते हैं वो भी जो इनके स्लोप्स हैं वो भी स्टीप्स लाइक होते हैं। ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन। 20% एरिया जो है वो अर्थ का जो पर्वतों ने, माउंटेन्स ने कवर कर रखा है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ माउंटेन, कई तरह के माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन एंड फोल्डेड माउंटेन्स। यहाँ हमको 3 तरह के माउंटेन्स बताए जा रहे हैं, ब्लॉक, वॉल्केनिक एंड फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, ओके। सो mountains are useful for us as most of the river have their origin from the mountains। यूँ पर्वत कई तरह के बता दिए आपने, इनमें से हमें कई लाभ भी होते हैं। जैसे जितनी भी रिवर्स हैं या नदियाँ हैं, लगभग सबका उद्गम स्थल, मतलब जो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, निकलती वो कहाँ से है, माउंटेन से निकलते। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द माउंटेन्स। इसके अलावा जो माउंटेन्स है वो क्लाइमेट, जलवायु में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ साथ यहाँ पे कई तरह के मिनरल्स, मतलब खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम आ रहे हैं प्लेट्यू पे। प्लेट्यू इज़ अ ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबव 600 मीटर्स और मोर अबव सी लेवल। ये जो क्या बोलते हैं, पठार जो है वो एक फ्लैट समतल भाग होता है जो एक टेबल की तरह ऊपर की ओर उठ जाता है। टेबल देखा है ना आपने, जैसे ज़मीन पे टेबल रखते हैं, फ्लैट होता है और ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है, तो बिल्कुल वैसा ही पठार होता है। और ये लगभग सी लेवल से 600 मीटर्स की ऊंचाई तक हो सकता है, और इसी को हम प्लेट्यू कहते हैं। और plateau are also of various types like mountain plateau, continental plateau and plain plateau. We get minerals and some of the plateau are very fertile. जो ये प्लेट्यू होते हैं ये अलग अलग शेप में होते हैं। जैसे कोई सा माउंटेन प्लेट्यू कहलाता है, और कोई सा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, कोई सा प्लेन प्लेट्यू होता है। और यहाँ पर भी खनिज पदार्थों की जो मात्रा है वो अत्यधिक पाई जाती है। कई सारे जो प्लेट्यू हैं वो फर्टाइल मीन्स बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी हैं। ठीक है, ये तो हो गए प्लेट्यू। अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स, है ना। The relatively low, flat and fertile area on the earth's surface whose elevation is usually low is known as plains. The plain area are found up to 350 meters above the sea level. ठीक है, धरातल के पास जो समतल या जो फ्लैट लैंड है, चौकोर है, कम ऊंचाई वाला भाग है, वो हम मैदान या प्लेन्स कहते हैं इन्हें। इनकी जो ऊंचाई है समुद्र के जो तल है, सी लेवल जो है वहाँ से 350 मीटर्स तक होती है। ये भी कई तरह के मैदान भी कई तरह के होते हैं। सो कैसे द प्लेन्स आर सुटेबल प्लेस फॉर ह्यूमन हैबिटेट्स बिकॉज पीपल फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग एंड अदर नेसेसिटीज़। मनुष्यों के रहने के लिए जो सबसे उपयुक्त स्थान है वो फ्लैट होता है, मतलब प्लेन यानी मैदान होते हैं। यहाँ पर उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन, पानी, घर आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हैंस ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेट इन प्लेन्स एरिया। तो जो दुनिया भर की जो तमाम सभ्यताएं हैं वो सभी की जो उत्पत्ति हुई है वो प्लेन्स एरिया में, मैदानी भागों में ही हुई है। द प्लेन्स आर नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। दीज एरिया आर द मोस्ट डेवलप्ड ए
पार्ट ऑफ ऑन द अर्थ। जो ये मैदान है इन्हें सभ्यता का, क्रैडल मीन्स पालना, इन्हें सभ्यता का, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं विश्व की सब यहीं पर उत्पत्ति हुई और यहीं पे पली बड़ी हैं, इसलिए इसे क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और जो पृथ्वी का सबसे विकसित भाग जो है वो प्लेन्स वाला भाग ही है। ओके, अब आते हैं चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। अब जो लैंडफॉर्म्स में जो बदलाव आते रहते हैं वो किस तरीके से आते रहते हैं वो यहाँ पर हमें देखना है। चेंजिंग landforms. We know that the level of surface of the earth is not equal everywhere. At some places it is flat plains, mountain or plateau. These are created by the changing forces. हमने जैसे अभी पढ़ा कि जो पृथ्वी की जो संरचना या जो सतह है वो सब जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पर ये फ्लैट है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यू हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बदलने के कारण ही बनती हैं। और चेंजिंग फोर्सेस जो कुछ बल होते हैं जिनके वजह से इनमें बदलाव आते हैं और ये जो परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण ये होते हैं। दीज आर क्रिएटेड बाय द चेंजिंग फोर्सेस। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ कीप ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। आपको मैंने बताया था कि दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और जिनके बदलाव के कारण ही ये तरह की आकृतियाँ बनती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड मूवमेंट प्रोसेस, और इसको हम लैंड मूवमेंट प्रोसेस या भू संचलन की प्रक्रिया भी कहते हैं। द इंटरनल पावर जनरेट टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, वन इज हॉरिजेंटल एंड सेकेंड इज वर्टिकल। दे आर कैन बी they can be classified into two groups, long time और slow earth movement और sudden और fast movement। तो दो तरह के इनमें चेंजेस हो रहे हैं, दो भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। एक जो लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से चले आ रहे हैं और धीरे धीरे जो मूवमेंट हो रहे हैं, और एक जो अचानक से मूवमेंट हो रहे हैं और जल्दी जल्दी हो रहे हैं। सो लॉन्ग टाइम मूवमेंट और स्लो अर्थ मूवमेंट क्या है वो अब हम इसमें देखेंगे। द happens very slowly, it includes continents and mountain makes process। ये जो प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही हैं और धीमे धीमे हो रही हैं, इसी से कॉन्टिनेंट्स और पर्वतों की जो गतियां हैं उनका जो निर्माण है वो इन्हीं से हुआ है। ठीक है, दीज मूवमेंट्स वर्क इज हॉरिजेंटली डायरेक्शन वियरिंग डाउन हाईलैंड एंड राइजिंग लोलैंड। इनमें जो ये परिवर्तन होता है वो हॉरिजॉन्टल मतलब लॉन्गिट्यूडनल होता है, दिशा में होता है, और धीरे धीरे जो अर्थ का जो भाग है वो ऊपर की ओर उठने से या फिर नीचे की तरफ धंसने की दो क्रियाएं होती हैं। या जो लैंड जो प्रेशर के कारण या तो वो ऊपर उठ जाती है या वो नीचे की ओर धंस जाती है। दीज हैव ऑफन लिमिटेड एरिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ माउंटेन मेकिंग। माउंटेन मेकिंग टेक्स प्लेस बाय टू वेज, फोल्डिंग और रिफ्टिंग। ठीक है, इससे पृथ्वी पर जो इससे पृथ्वी के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो प्लेट्यू हैं और या जो प्लेन्स हैं वो बनते हैं। इसके विपरीत ये हॉरिजेंटल होती है, तनाव या दबाव के कारण या मुड़ने या टूटने के कारण होती है। और जो पर्वतों का निर्माण होता है तो वो दो तरह से निर्माण होता है, एक होता है फोल्डिंग माउंटेन और दूसरा है यहाँ पे रिफ्टिंग। पहला क्या है फोल्डिंग और दूसरा क्या है रिफ्टिंग। ओके, सब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोल्डिंग क्या है और रिफ्टिंग क्या है। द हॉरिजेंटल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ कॉजेज वेव लाइक बैंड्स इन रॉक्स। जो हॉरिजेंटल जो मूवमेंट होते हैं ये हॉरिजेंटल या जो लहरनुमा लहरों की तरह जो उठते हैं। आप देखिए, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं इस चीज़ को, जो लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना, और मोड़ पर आते हैं फिर ऊपर उड़ जाते हैं, इसको ही हम कहते हैं फोल्डिंग। इन इट द फ्यू पार्ट्स ऑफ रॉक्स लिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू बेंडिंग एंड सम ऑफ देम बेंड डाउन। कुछ भाग इनका ऊपर की तरफ, जैसे देखिए ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, और कुछ ये जो वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इस तरीके से ये फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है। दूसरा पार्ट है इसमें रिफ्टिंग। ठीक है ना,
कैसी रिफ्टिंग होती है देख लीजिए। दिस प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग विथ प्रेशर एंड टेंशन द हॉरिजॉन्टल लैंड। यहाँ पर क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल जो लैंड है वहाँ पे प्रेशर के कारण, दबाव उत्पन्न होने के कारण या तनाव के कारण ये टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं रिफ्टिंग। फ्यू पार्ट्स ऑफ लैंड लिफ्ट एंड फ्यू पार्ट्स गो डाउन। कुछ भाग इसमें भी ऊपर की तरफ उठ जाता है और कुछ नीचे की तरफ आ जाता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रेशर आ रहा है तो ये कुछ भाग जो है इसका ये ऊपर की तरफ चला गया और कुछ पार्ट जो है ये नीचे की तरफ हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिफ्टिंग। इन वैली और ब्लॉक माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। आपने वैलीज देखी होंगी, घाटियाँ देखी होंगी, तो ये और माउंटेन, मतलब ये वाला ऊपर उठकर जो ये वाला पार्ट है ये माउंटेन बनाएगा और ये जो नीचे जाने वाला पार्ट है ये वैली बनाएगा। देखो ये है, ये है वैली वाला पार्ट और ये है माउंटेन वाला पार्ट। ठीक है, अब होते हैं सडन लैंड मूवमेंट। जो अचानक से परिवर्तन होता है वो क्या होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। समटाइम्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस देयर ऑक्योर destructive events on the earth with sudden land changes. These events are called sudden lands movement. These happen in two ways like volcano and earthquake. जो ये चेंजेस होते हैं ये सडन, इसके अलावा कुछ अलग आकस्मिक मतलब अचानक से जो चेंजेस होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं लैंड में, है ना, तो कभी कभी क्या होता है जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनके कारण जो अपर सरफेस है वहाँ पर अचानक से कई विनाशकारी घटनाएं हो जाती हैं और परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि वॉल्केनो ज्वालामुखी का फटना और वॉल्केनो इरप्शन और भूकंप का आना, है ना। कौन कौन सी घटनाएं, जैसे भूकंप और अर्थक्वेक। अब हम देखेंगे कि वॉल्केनो क्या है और अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, सो वॉल्केनो पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। Volcano is a prominent among agent which cause sudden changes on the earth. जो वॉल्केनो जो है वो एक अचानक से होने वाली प्रक्रिया है, प्राकृतिक घटना है, लेकिन बहुत ही सडन होती, बहुत ही अचानक होती है। ठीक है, और the volcano is a round hole or an open vent on the earth. The extremely hot gases, liquid hot water, pieces of rocks, as smokes come out from the interior of the earth from this hole. देखिए आपको यहाँ पे ये वॉल्केनो दिखाई दे रहा है, ये वॉल्केनो का होल है। यहाँ से कई सारी चीज़ें अंदर से बाहर की ओर आती हैं, जैसे इस होल से जैसे गैसियस फॉर्म में गैसें निकलती हैं इससे, और लिक्विड मटेरियल आता है इससे, गर्म पानी और छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े आते हैं। ऐस मीन्स राख और धुआं उठता है। ये सब इंटरनल प्रोसेस के कारण होता है और फिर एकदम से ये ब्लास्ट हो जाता है उस होल के थ्रू और ये सारी मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है। द होल फ्रॉम विच दीज सब्सटेंस कम आउट इज कॉल्ड वॉल्केनोज माउथ और क्रेटर एंड द एंटायर एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन। तो क्या होता है, इस होल से इन सारी चीज़ों का बाहर आना शुरू होता है और इस होल को हम वॉल्केनो माउथ भी कह सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी विस्फोट हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉल्केनिक इरप्शन। द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ हॉट। हमने जैसे बताया कि पृथ्वी का जो इंटरनल आंतरिक भाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, गर्म है। और द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट। और जो अंदर जो मटेरियल है इसमें जो पाया जाता है, जो पृथ्वी के अंदर जो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो टूटते रहते हैं, और उनके टूटते रहने से इसके अंदर जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो बाहरी सतह पर दबाव का जो पृथ्वी की जो बाहरी परतों का दबाव है वो भी इन पर पड़ता रहता है, और उनके कारण भी आंतरिक भाग जो है इसका वो भी, एक तो क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो टूट रहे होते हैं, दूसरा बाहर की जो लेयर्स हैं उनका भी प्रेशर इन पर पड़ता है अंदर की तरफ, और उसकी वजह से ये घटना हो जाती है। ओके,
अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस। साइंटिस्ट के अनुसार जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो टुकड़ों में विभाजित बट जाता है। दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लेट्स, और इनको हम प्लेट्स कहते हैं। दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग ड्यू टू इंटरनल हीट, और ये प्लेट ने जो है वो आंतरिक गर्मी के कारण इधर उधर खिसकती रहती हैं। और द अर्थक्वेक और वोल्केनो दैट इरप्ट ऑन अर्थ इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, और ये जो प्लेटें हैं इन्हीं के मूवमेंट के कारण, इन्हीं की गतिविधियों के कारण, इनके ही चलने के कारण जो वोल्केनो इरप्शन है और जो अर्थक्वेक है, जैसी इन दोनों घटनाएं इन्हीं के कारण होती है। द अर्थ सरफेस बिकम वीक विद द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड द मैग्मा पीसेस ऑफ रॉक्स एस etc मटेरियल कम आउट फ्रॉम द अर्थ, दिस इज कॉल्ड वोल्केनो इरप्शन ऑफ वोल्केनो। और इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो मूवमेंट होता रहता है, तो ये प्लेट्स एंड द मैग्मा पीसेस, ये प्लेट्स हिल डुल जाती हैं और मैग्मा और जो चट्टानों के टुकड़े और राख और बाकी मटेरियल एकदम से इस होल से बाहर आ जाता है, और इसी घटना को हम वोल्केनो इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। अब ज्वालामुखी भी कई तरह के, वोल्केनो के टाइप्स भी कई तरह के हैं, वो आपको मैं बताती हूँ कि वोल्केनो के टाइप्स क्या क्या हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो में कुछ है एक्टिव वोल्केनो, स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनो, और डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो क्या है कि एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनोज हैं जहाँ लगातार इरप्शन होता रहता है, मतलब जो लगातार फटते, चाहे जब फटते रहते हैं। और द एटना एंड स्ट्राम्बोली वोल्केनो ऑफ इटली आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो अभी भी एक्टिव हैं और फटते रहते हैं उनको हम एक्टिव वोल्केनो कह रहे हैं। और इटली का एटेना और स्ट्राम्बोली, ये दो वोल्केनोज ज्वालामुखी हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, इनमें चाहे जब विस्फोट होता रहता है। कुछ हैं स्लीपिंग और डोरमेंट, दीज आर द वोल्केनो विच वर फ्रिक्वेंटली इरप्शन अर्लियर बट समटाइम्स मे सडनली इरप्ट। ये जो ज्वालामुखी होते हैं इन्हें स्लीपिंग या सोता हुआ या मतलब एक्सटिंक्ट मतलब दोबारा से भी इनमें सक्रिय हो सकते हैं। ये वे वाला वे ज्वालामुखी हैं जो कुछ समय से तो इनमें विस्फोट होना बंद हो गए, एरप्टेड होना बंद हो गए, लेकिन फिर भी ये कभी भी इनमें इरप्शन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है इसके, द माउंट क्लिमंजारो ऑफ अफ्रीका इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच वोल्केनो। जो अफ्रीका का जो क्लिमंजारो माउंट जो वोल्केनो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। अब थर्ड आता है, सॉरी मैंने आपको नीचे की लाइन एक्सप्लेन कर दी है। हम पढ़ रहे थे स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनो, दीज आर द वोल्केनो विच वर फ्रिक्वेंटली इरप्शन अर्लियर बट समटाइम्स, वो कुछ समय से बंद है। दीज आर कॉल्ड हाफ एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनो, इनको अर्ध सक्रिय कहते हैं, मतलब कुछ समय से तो इनमें किसी भी तरह का इरप्शन या विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। द वेरियस ऑफ इटली इज एग्जाम्पल ऑफ वेसुवियस ऑफ इटली इज एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो। और जो इटली का जो वेसुवियस जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं डेड एक्सटिंक्ट, अ वोल्केनो विच इज़ नाइदर एक्टिव नॉर डोरमेंट एंड विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ इरप्शन इज कॉल्ड डेड और एग्जिस्टेंस वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो काफ़ी लंबे समय से जो अक्रिय है, मतलब जिनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में इनमें किसी भी तरह का विस्फोट होने की संभावना है, तो जो अफ्रीका का जो माउंट क्लिमंजारो है वो इसका एग्जाम्पल है। सो अब हमने यहाँ पे तीनों तरह के पहले वोल्केनो है क्या और कितने वोल्केनोस के टाइप हैं ये भी देख लिए हैं। अब इनका ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इन वोल्केनोस का, ये भी हमें देख लेना है। द वोल्केनोस क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन etc। ये वोल्केनो या ज्वालामुखियों के फटने से कई तरह के लैंड फॉर्म्स का बने हैं, जैसे कि मैदान हैं, पठार हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं। वी गेट वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम दीज, कई सारे हमें जो उपयोगी और बहुत ही कीमती जो खनिज पदार्थ हैं वो भी हमें इनके फूटने से ही मिलते हैं। और
द डेड वॉल्केनो, द लावा विच स्प्रेड ऑल अराउंड इन द लॉन्ग टाइम टर्न्स इनटू फर्टाइल लैंड। और जो लावा है जो चारों तरफ फैल जाता है, ये थोड़े समय बाद मतलब आगे के समय में ये बहुत ही फर्टाइल या उपजाऊ ज़मीन में बदल जाता है। द डेड वॉल्केनो माउथ फिल्ड विथ रेन वाटर क्रिएटेड द लेक्स। और जो जो ज्वालामुखी का जो माउथ होता है जहाँ से फटता है, वहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा होता रहता है और भविष्य में ये झीलों में परिवर्तित हो जाता है। द वॉल्केनोज हैव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स टू, इनकी कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। द eruption of volcano destroy human lives, cattle, vegetation, agricultural land, houses, big cities and villages and burnt और कोलैप्स। जो ये ज्वालामुखी विस्फोट है, इसका जो हानि है, जो नुकसान है, वो क्या होता है कि इससे जो उद्गार होता है उससे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कैटल्स मीन्स आपके जानवर हों, और वनस्पति हो, खेती की ज़मीन हो, आपके घर हों, बड़ी बड़े शहर और सब जल जाते हैं या जलकर नष्ट हो जाते हैं या इनमें दबकर ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं अर्थक्वेक पर। किस पर आते हैं हम? अर्थक्वेक पर। सो द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अर्थ एंड क्वेक, विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ। जो अर्थक्वेक शब्द जो है वो दो भागों से मिलकर बना है। अर्थ क्वेक मतलब, इसका मतलब है शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का कपना। एज वेन वी थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन इन द पीसफुल वाटर, सडनली रिपल्स appear all around. Similarly, when the earth crust suddenly vibrate और शेक्स, द वेव्स स्प्रेड ऑल अराउंड। जिस तरीके से हम एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकते हैं और लहरें एकदम से लहरें आने लगती हैं और वो हिलने लगता है, ठीक उसी तरीके से कि अर्थ का जो क्रस्ट, जो आंतरिक भाग है, वहाँ पर भी वाइब्रेशन होता है या हिलती है, तो ये जो वेव्स होती हैं, जो ये होती हैं, ये पूरे में फैल जाती हैं। वी कॉल इट एन अर्थक्वेक, और इसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑक्यर इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर्स। ऐसे एरिया जहाँ पर बार बार या भूकंप आते रहते हैं, उसे, इस एरिया को भूकंप या एपिक सेंटर एरिया, भूकंप का केंद्र माना जाता है। वी कॉल इट द प्लेस, हो गया द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस वेयर वेव्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर फेल्ट फर्स्टली इज कॉल्ड अर्थक्वेक सेंटर। और जहाँ पर सबसे पहले जो क्या बोलूँ, जो सबसे पहले जो हमें लहर या जो लहर या शेकिंग या लेयर दिखाई देती है, उस वेव्स दिखाई देती है, उसको हम अर्थक्वेक का केंद्र मानते हैं। ठीक है। अब क्या रीजन्स हैं वाई अर्थक्वेक ऑक्योर, और अर्थक्वेक जो है वो क्यों आते हैं, ये हमें यहाँ पर जानना है। सो लेट्स सी। The earthquake happens due to sudden movement within the earth. The earthquake also takes place due to volcanic eruption. Sometimes the gases or vapors being formed under the bottom of the earth break the earth crust to come out, and thus earthquake occur. क्यों आते हैं? देखिए, पृथ्वी के अंदर कई तरह की घटनाएं चलती रहती हैं, हलचल होती रहती है, और कभी के बाद ज्वालामुखी जो फूट जाते हैं, उससे भी भूकंप आते हैं। कई अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो कोर है वहाँ पे, या जो क्रस्ट है वहाँ पर गैसें और जो वेपर्स होती हैं वो जो बहुत अधिक मात्रा में ऊपर की ओर उठती हैं और पृथ्वी का जो भाग, जो सतह है, उसको तोड़ करके बाहर आ जाती हैं। और इसी घटना को हम बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो ये दबाव के कारण एकदम से अर्थक्वेक आ जाते हैं। लाइक वॉल्केनोज, द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस ट्रिमॉर्स ऑफ मैनी अर्थक्वेक्स। जो ज्वालामुखी जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पर जो किनारे वाला भाग है या वहाँ का जो तटीय वाला भाग है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो अर्थक्वेक आते हैं। जापान से एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक, जापान में ये लगातार आते रहते हैं, मतलब जापान में बहुत अधिक मात्रा में अर्थक्वेक्स आते हैं। द माउंटेन एरिया ऑफ हिमालय आर द मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। भारत में जो हिमालयन रीजन है वो मुख्य केंद्र है अर्थक्वेक्स के आने का, मतलब यहाँ पे चाहे जब अर्थक्वेक आते रहते हैं। अब इनके क्या हमें किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं, क्या है? समटाइम्स फर्टाइल लैंड इमर्ज,
कई बार क्या होता है जो फर्टाइल लैंड है वो निकल करके आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरिया, कई बार नए आकार के नए नए लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। वैल्यूएबल मिनरल ऑल्सो कम फ्रॉम द सरफेस, और जो इंटरनल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। लेक्स आर फॉर्म्ड लो लाइंग एरिया ड्यू टू द अर्थक्वेक, और कई जगह झीलों का निर्माण, निचले एरिया जो होते हैं वहाँ झीलों का निर्माण हो जाता है, झीलें बन जाती हैं। अब है अर्थक्वेक हार्मफुल ऑल्सो, किस तरीके से नुकसानदायक है और कितना इसका नुकसान है वो भी देखिए। वे भी अपन ने पढ़ा था कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है, तो अब इसका क्या नुकसान है। लॉस ऑफ पीपल, जन धन की हानि होती है, एनिमल्स की हानि होती है, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, रेलवेज, रोड, फैक्ट्री सब बुरी तरीके से प्रभावित होता है। डिवास्टिंग फ्लड ऑक्योर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द रिवर्स रूट्स, हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव्स अराइज। कई बार नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं या उनका मार्ग रुक जाता है तो उनमें बाढ़ आ जाती है। समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और जो क्रैक्स, लैंड जो है वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं, और कई बार कुछ भाग मतलब ऊपर उड़ जाता है, कुछ भाग नीचे दब जाता है, तो इस तरीके से जनधन सभी की हानि भी होती है। तो ये है अर्थक्वेक। अब इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, आपका एंड हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय।